हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर्स की। देखिए कंप्यूटर्स क्या है ना, कई सारे एग्जाम्स में कॉमन है। एक दो क्वेश्चन आजकल हर एक कंप्यूटर एग्जाम में आते ही आते हैं, वो चाहे आपका एग्रीकल्चर फील्ड हो। स्पेशली जो ज्ञान एक कोचिंग सेंटर है वो विगत कई सालों से एग्रीकल्चर फील्ड की एक नंबर वन इंस्टीट्यूट है। ऐसा हम नहीं, ऐसे आप लोग ही बोलते हैं, मतलब मींस स्टूडेंट्स ही कहते हैं। तो गाइज आज पढ़ने वाले हम लोग कंप्यूटर कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी पूछे जाते हैं, साथ में ही आपके विभिन्न जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, जैसे लाइक पुलिस के हो गए, कांस्टेबल क्या हो गया, या फिर एएसआई हो गया, सुपर टेट हो गया, एलटी ग्रेड हो गया, बैंकिंग का सेक्टर में भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है गाइज, तो फटाफट तैयार करते हैं। चलिए पहली क्लास है आज आपकी, तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। गाइज यहां पर क्या बोल रहा है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ डेटा इज स्टोर एज 1। पहली चीज ध्यान से पढ़िएगा, बोल क्या रहा है। देखिए आंकड़ों का एक पद के रूप में संग्रहित होता है। मेन समझिए आप क्या बोल रहा है, कहने का सेंस यहां पर यह है कि आपका जो एक डेटा है, मतलब अगर हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि आपने कोई इंफॉर्मेशन लिखी, ठीक है, जैसे लाइक मान लीजिए हमने यहां पर लिखा ज्ञान, तो आपने जब कंप्यूटर में ज्ञान लिखा तो उसने कैसे एक्सेप्ट किया। जैसे लाइक अगर हम चीनी को पॉलिथीन में भर के तौलते हैं ना, तो किलोग्राम में तौलते हैं। ठीक है, पानी को बोतल में डालते हैं तो लीटर के हिसाब से मेजर करते हैं। तो यहां पर जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर के अंदर लिख रहे हैं वो किस में हम यूज करते हैं। तो चार ऑप्शन आपके पास है। पहला है बाइट, बेट, किलोबाइट एंड गीगाबाइट। क्लियर गाइस, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा नहीं जीबी हो सकता है, क्योंकि इसे 1 जीबी डेटा मिलता है। देखिए यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बिट। क्या होगा, बिट। इससे आप दो क्वेश्चन समझ सकते हैं। अगर आपके इन केस कहीं पर ही पूछा जाए कि कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट भी होती है बिट। ठीक है, कैसे समझ लेते हैं जरा। देखिए यहां पे मैं आपको समझाऊंगा। एक जो आपका बिट होता है, देखिए इसे ध्यान से समझिएगा, और अगर आपको लगे तो आप इसे अपना फेयर में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा मेमोरी चार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं ताकि और भी क्वेश्चन इस तरह से आप कवर कर सकते हैं। पहला जो होता है 1 बिट, वो आपका 0 एंड 1 से मिलकर बना होता है। तो पहले ये समझ लेते हैं 0 1 होता क्या। तो गाइस ये है हमारे बाइनरी नंबर। क्या है भाई, तो ये हमारी होती है बाइनरी नंबर। और बाइनरी वह नंबर होते हैं जिससे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, साथ में इसे मशीनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ओके गाइस, तो इसके बाद आता है 1 निब्बल। अब भाई 1 निब्बल में कितने होते हैं, तो 1 निब्बल बराबर होता है 4 बिट के। क्लियर गाइस, 4 बिट की बात अगर बात करें, फिर आता है हमारा बाइट। तो अगर जब बाइट की बात की जाती है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो ये होता है 8 बिट का। क्लियर। अब इसके बाद आता है आपका केबी। तो केबी क्या है, तो केबी का मतलब होता है किलोबाइट, जो कि यहां पर दिया है आपके आंसर क्वेश्चन, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं, ये देखिए। ठीक है, किलोबाइट। क्लियर। अब इसकी यूनिट पूछ ली जाती है। जैसे आपको मैं बताऊं 2016 में जो पुलिस का कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 केबी में कितने एमबी होते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे कितने एमबी होते हैं, तो 1024 क्या होंगे, बाइट। बहुत आसान है। देखिए पहले हमने केबी को लिखा, इसके ऊपर कौन सी मेमोरी थी, बाइट, तो हमने बाइट लिख दिया। क्लियर। फिर इसके बाद आता है 1 एमबी। अब एमबी की बात करें, एमबी क्या है, तो एमबी होता है मेगाबाइट। क्या होगा भैया, तो मेगाबाइट कितना इंफॉर्मेशन होगा, तो सेम वही होगा 1024 केबी। बस आप इस नंबर को ध्यान रखिएगा। और एक चीज और समझ लीजिएगा, कई एग्जाम्स में ऐसा भी होता है 1024 नहीं दिया होता, तब क्या करेंगे, तो वहां पे आप अराउंड 1000 अगर आपके ऑप्शन में दिया गया है तो आप इसे टिक कर सकते हैं और आपका आंसर भी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं भाई। तो इसके बाद आपका आता है 1 जीबी। जीबी क्या है, तो जीबी आपका होता है गीगाबाइट। और इसमें कितने यूनिट्स होते हैं, तो 1024, और यहां पे आपका होता है एमबी। ऐसे ही आगे आपके गीगाबाइट होता है, एराबाइट होता है, पेटाबाइट होता है, जोटाबाइट होता है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही। लेकिन हम आपको यह बता दें, सबसे छोटी यूनिट कंप्यूटर की कौन सी होती है, मेमोरी की, बिट। और यहीं पर अगर बात की जाए सबसे बड़ी यूनिट की, तो वो आपकी होती है 1 बीबी। कितनी होगी भाई, तो मैं आपको बता दूं, वो आपकी होती है 1 बीबी, यानी 1 बीबी, जो कि आपकी 1024 वाईबी के बराबर होती है। बीबी का मतलब होता है ब्रोनोटोबाइट और वाईबी का मतलब होता है योटाबाइट। तो गाइज यहां से हमारा एक आंसर क्लियर हो गया कि आंकड़ों का एक पद के रूप में संग्रहित होता है। किसके रूप में संग्रहित होता है, बिट के। क्लियर, आगे बढ़ता है। अगला क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ इन अ कंप्यूटर आर कीबोर्ड एंड माउस।
बात समझ में आई? मतलब आपको ये बताना है कि कीबोर्ड और माउस जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है भाई, इनपुट के हैं, आउटपुट के हैं, मैस स्टोरेज के हैं या प्रोसेसर के हैं? देखो प्रोसेसर का क्या होता है, प्रोसेसिंग करता है। अब प्रोसेसिंग क्या है, जैसे देखो हमने यहां पर लिखा, जैसे लाइक हमने यहां पे लिखा 2 5, अब हमने यहां पर किया प्लस, तो गाइस बताओ जरा 2 और 5 पे प्लस क्या होता है, 7। क्लियर? तो एक चीज देखो जरा, ये हमारी क्या है, तो ये हमारी होती है इनपुट, क्या हो गया है, तो ये है इनपुट, ये क्या है, तो ये आपका हो गया आउटपुट। अच्छा, ये जो इनपुट का हमें आउटपुट प्राप्त हुआ, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, प्रोसेस पे। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोसेस। तो ये तो होने वाला नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। मास स्टोरेज, ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या, आउटपुट, तो आउट का मतलब बाहर की तरफ, और कंप्यूटर कीबोर्ड क्या काम करता है, हमारी इंफॉर्मेशन को अंदर की तरफ भेजता है। माउस भी क्या काम करता है, यानी कंप्यूटर के अंदर जिन भी ऑप्शंस को हमें क्लिक करना होता है, हम किसका यूज करते हैं, माउस का। तो बचा क्या हमारे पास, इनपुट। बात समझ में आई? यानी कीबोर्ड और माउस किसके एग्जांपल होते हैं, तो कीबोर्ड और माउस एग्जांपल होते हैं इनपुट डिवाइस के। क्लियर गाइस? इसी तरीके से अगर आगे भी कुछ आपको आता जाता है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए आगे कभी पूछ लिया गया कि इनपुट डिवाइसें कौन कौन सी होती हैं, यहां पे हालांकि आपको सीधे डिवाइस दे दिया गया और पूछ लिया गया क्या है, तो उसके लिए समझ लो, इनपुट को अगर समझना है तो बहुत आसान है। देखिए हमने यहां पर लिखा इनपुट, ध्यान दीजिएगा जरा, आप लोगों ने संधि विच्छेद पढ़े हैं हिंदी में? हिंदी में संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है, जैसे विद्यालय, तो विद्या धन आलय। अब जरा इसको हम संधि विच्छेद करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, इन धन पुट। तो भैया इन का मतलब क्या हुआ, तो इन का मतलब हुआ में मतलब अंदर, और पुट का मतलब क्या होता है, तो पुट का मतलब होता है रखना। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग भाई, रखना। और हम पढ़ क्या रहे हैं, कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर जिन उपकरण के माध्यम से अपनी सूचनाओं को या इंस्ट्रक्शन का मतलब सुझाव को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं, वह सभी क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड क्या काम करता है कंप्यूटर के अंदर, बिल्कुल सही जवाब है, लिखने का काम। माउस क्या काम करता है, कंट्रोलिंग के लिए। स्कैनर क्या काम करता है, हमारी फोटो को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाता है। माइक क्या काम करता है, हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करता है सिस्टम के अंदर ले जाकर। ठीक है, तो ये सारी डिवाइस कौन सी हो जाएंगे, इनपुट। क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं। आज देखिए समय थोड़ा सा कम है तो जल्दी समझ लेते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। विच इज नॉट अ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। बात समझ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। तो पहले जरा हम ये समझ लें वर्गीकरण होता क्या चीज है। देखिए ये जो वर्गीकरण लिखा है ना, इसका मतलब होता है कार्य के अनुसार। क्या होता है, कार्य के अनुसार। हो सकता है राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, बट अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए पहले जरा बात करते हैं कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। तो अगर आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं, ठीक है, तो देखो जरा, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की जब बात होती है ना, तो कंप्यूटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है क्लासिफिकेशन वाइज। क्या होगा भाई, तो पहला होगा क्लासिफिकेशन, जिसे भी मैंने बताया वर्गीकरण बोलते हैं। वर्गीकरण को आसान भाषा में क्या बोलेंगे, कार्य के अनुसार। नंबर 2 पे होता है साइज वाइज। तो साइज वाइज का मतलब हो गया आकार के हिसाब से। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब कौन कौन से हैं, तो यहां पे नंबर 1 पे आता है आपका एनालॉग। नंबर 2 पे आपका क्या आएगा, जल्दी बताओ, डिजिटल। वेरी गुड, देखो मन में भी बोल के पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा समझ में आता है। और नंबर 3 होता है हाइब्रिड। क्लियर? साइज वाइज की बात करें, नंबर 1 पर आता है आपका माइक्रो, ठीक है, और नंबर 2 पे आपका आता है मिनी। नंबर 3 पे आपका आएगा मेन फ्रेम, और लास्ट में आपका आएगा सुपर कंप्यूटर। तो जरा फटाफट आंसर चेक करो, क्या इनमें से कोई है। देखो भाई, मेन फ्रेम ये मिल गया अपने को, तो होता है। मैक्स फ्रेम नहीं मिल रहा, छोड़ो बाद में बात करते हैं। मिनी मिल रहा है कहीं पर, ये रहा मिनी। अब रही बात नोटबुक की, तो आप लोग सभी ने सुना होगा एप्पल आईफोन क्या ना अपने को नए नए मॉडल्स यूज करता है और नोटबुक बोलता है उसको। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या है, कंप्यूटर ही तो है। बचा क्या यहाँ पर, मैक्स फ्रेम। कौन सा बचा है, मैक्स फ्रेम। तो अपना आंसर कौन सा ठीक होगा, तो अपना आंसर यहाँ पे सही होगा मैक्स फ्रेम। क्लियर? और रही बात इनकी, तो इनको आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज द कंप्यूटर ऑफ जनरेशन। समझो, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है।
क्या बताना है भाई, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो देख लेते जरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो 2 मत दो। हमारे कंप्यूटर की जो जनरेशन होती है ना, पीढ़ियां, ये जो हमारी पीढ़ी है ना, ये टोटल होती है 5। कितनी होती है? 5। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। क्लियर? जो पहले में यूज किया गया ना, पहले में यूज किया गया वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज किया गया भाई? वैक्यूम ट्यूब। नंबर 2 पे क्या यूज किया गया? तो नंबर 2 पे आ गया था ट्रांजिस्टर। क्या आ गया था? तो नंबर 2 पे आ गया ट्रांजिस्टर। नंबर 3 पे क्या आया? तो नंबर 3 यानी थर्ड जनरेशन में आ गई थी आईसी चिप। क्या आया भैया? तो आईसी चिप। आईसी का मतलब क्या होता है? तो आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसके बाद आप, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आईसी जो चिप होती है वो किस मेटल यानी धातु से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो आप यहां बोल सकते हैं सिलिकॉन से। किससे मिलकर बनी होती है? तो इसे आप बोल देंगे सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आईसी। इसके बाद आपका है VLSI, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसे ही बोला गया माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोला गया? माइक्रो। तो इसे बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर गाइस? और नंबर 5 पे यहां पे आपका आता है ULSI, मतलब क्या है ये? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो भैया इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला? आप खुद ही आंसर दे सकते हैं। देखिए, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी ट्रांजिस्टर, तीसरी जनरेशन में आईसी चिप एंड चौथी जनरेशन में VLSI, मतलब माइक्रो प्रोसेसर। और पूछा क्या गया था? माइक्रो प्रोसेसर। तो सिंपल आंसर इज दैट 4th जनरेशन। चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्लियर? देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप लोग सोच रहे हो बहुत जल्दी जल्दी क्लास चल रही है हवाई फेयर की तरीके, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी डाउट लग रहा है ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम आपके नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे या नेक्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी हम आपको उनको फुलफिल करेंगे। क्लियर हो गई ना बात? चलो अब देखते हैं जरा, इज द कंपोनेंट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम दैट फंक्शन एज द ब्रेन ऑफ द मशीन। अब आपको बताना है कि व्यक्तिगत कंप्यूटर के तंत्र का घटक है जो मशीन के दिमाग की तरह काम करता है। क्या काम करता है? डिस्प्ले, कीबोर्ड, प्रोसेसर या फिर रैम। आप एक चीज बताओ, आप ब्रेन जैसे सीपीयू को सुना होगा, तो आपने सुना होगा सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? रीजन पता है? जैसे हमारे बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स पार्ट होते हैं, जैसे लाइक हाथ की बात करें, हाथ का मतलब क्या है? किसी चीज को पिक करना। मुंह का काम क्या है? किसी चीज को बोलना। आंखों का काम देखना, कानों का काम सुनना। तो मतलब इनपुट आउटपुट ही मशीन होते हैं, यानी सब ऑर्गन्स की तरह। लेकिन हम डिसीजन कहां से लेते हैं? तो भाई डिसीजन हम लोग लेते हैं ब्रेन से। कहां से लेंगे? ब्रेन से। तो यहां पे आपको बताना है ब्रेन से क्या काम करता है, किस तरीके होता है। डिस्प्ले होने वाला नहीं, क्योंकि इसमें सिंपली है जो हम चाहते हैं वही दिखाते हैं। कीबोर्ड हमारे कंट्रोल में चलता है, जैसे हम उसे कंट्रोलिंग देंगे वैसे ही काम करेगा। रैम क्या करता है? प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग का मतलब समझ रहे ना? ब्रेन हमारा थकता है तो हमारी थकान से ब्रेन का कनेक्शन एक अलग चीज है। ठीक है, तो यहां पे मेन क्या होगा आपका? प्रोसेसर। तो राइट आंसर यहां पर क्या आया? प्रोसेसर। क्लियर हो गया? रैम हमारे कंप्यूटर की एक कह सकते हैं इम्यूनिटी पावर होती है। जैसे भाई सिंपल सी बात है, मान लो हम इतने हट्टे कट्टे हैं तो हम 50 किलो का वजन उठा सकते हैं? नहीं उठा पाएंगे ना, सही बात है, नहीं उठा पाएंगे। तो हम 5 किलो का उठा पाएंगे। अब जो बंदा 50 किलो का वजन आसानी से उठा लेगा, इसका मतलब उसका शरीर काफी हेल्दी होगा। ऐसे ही रैम होता है। रैम अगर लो है तो सिस्टम आपका क्या करता है? बिल्कुल सही बात है, हैंग करता है। ठीक है, जैसे लैक बोलते हैं, लैकिंग करना। ठीक है, चलो फिलहाल आगे समझते हैं भाई। चलो अगला क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड्स रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग का मतलब क्या? निम्नलिखित में से मेमोरी को आवर्तन की जरूरत होती है। रिफ्रेशिंग कौन कराता है? 2 है, एस रैम। यहां पे कौन कौन से आ रहा है? चलो देखते हैं जरा। पहला कौन आया? एस रैम, दूसरा आया डी रैम एंड तीसरा है रोम एंड ऑल ऑफ द एबव। चलो अभी जस्ट मैंने आपसे क्या कहा? रैम आपका इम्यूनिटी पावर होता है। ठीक है, तो रैम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक एस रैम और एक डी रैम होता है। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होने वाला है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम फॉर कनेक्टिंग पीसीज, वर्क स्टेशन एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है, इज कॉल्ड। अब आपको बताना है वह केंद्रीय कंप्यूटर, समझिएगा,
वह केंद्रीय कंप्यूटर जो कंप्यूटरों, वर्क स्टेशन मतलब जहां पे कई सारे कंप्यूटर्स द्वारा काम किया जाता है, एंड अन्य डिवाइसेस को जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहा जाता है? क्लाइंट, मास्टर, एंड सर्वर। क्या कहा जाएगा भाई, फटाफट बताओ। यानी एक तरीके बात समझो जरा, सेंटर कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर होता है, ठीक है, और उससे क्या है ना, देखिए कंप्यूटरों को जोड़ दिया, वर्क स्टेशंस को जोड़ दिया, बात समझिएगा जरा, कंप्यूटर्स को जोड़ा, वर्क स्टेशनों को जोड़ा, एंड अन्य डिवाइसेस को भी जोड़ दिया गया, ठीक। अब उस पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, सब लोग क्या बोलेंगे, सर्वर, ठीक। देखिए यहां पर इसके आंसर दो तरीके से होते हैं, कुछ जगहों पे हो सकता है आपको यहां पे मास्टर भी मिल जाएगा, तो इसका जो सिनॉप्सिस है ना वो थोड़ा दूसरे तरीके का। देखो यहां पर अगर बात कर रहा है सेंट्रल कंप्यूटर की, मतलब एक लैब है, ठीक है, 50 कंप्यूटर की एक लैब है, 50 कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए एक मास्टर कंप्यूटर, एक सर्वर बनाया जाता है, आपने सुना होगा, ये सर्वर पे सारी चीजें होती हैं, एनऑल होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या आंसर आएगा, सर्वर, ठीक। अगर नथिंग दूसरी कोई कंडीशन से कैफे वगैरह की बात कर ले, कैफे में क्या होता है, 10 कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। अब एक कंप्यूटर जो मेन होता है उससे डेटा किसी भी सिस्टम में इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा मास्टर कंप्यूटर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या कहा गया, द टावर पीसीज आर दोस केस ऑफ मेन हाउसिंग साइट्स ऑन अ डेस्क with the keyboard in front and the monitor on top। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए मेरी बात और समझिए। अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ज्ञान कोचिंग सेंटर्स को, ठीक है, जिन्होंने आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। यहां पर पता है इसका आंसर बहुत आसान है, लेकिन जो क्वेश्चन की वर्डिंग है वो थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है और आपको यही समझना होगा। बात समझ रहे हैं, क्या बोला उसने, टावर कंप्यूटर वे होते हैं, कौन से होते हैं, जिनके केस या मुख्य हाउसिंग डेस्क पर बैठते हैं। मुख्य मतलब जो यूजर होता है वो कहां बैठता है, सामने की तरफ, तथा उनके कीबोर्ड सामने तथा मॉनिटर ऊपर होते हैं। बताओ भाई कौन सा होगा, मिनी कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर, कौन सा होगा? देखो इस क्वेश्चन से दो आंसर तैयार कराऊंगा मैं आपको, गारंटी है मेरी। पहला, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, तो देखो मिनी कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिनमें डेटा स्टोरेज मतलब डेटा भंडारण की क्षमता नहीं होती, और इनका जो डेटा होता है वो होता है सर्वर पे। कहां पे होता है, सर्वर पे। जैसे कार्ड स्वैप वाली मशीन, जो मशीन होती है इसमें हम लोग शॉपिंग करने जब जाते हैं या ना, आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो क्या उस मशीन में आपका डेटा होता है, नहीं होता, डेटा आपका सर्वर पे होता है। तो ये ऐसी मशीनें कौन सी होती हैं, मिनी कंप्यूटर। साथ में हमने देखा ना रोडवेज में जो कंडक्टर महोदय ट्रेवल करते हैं ना, तो उसमें वो लोग पर्ची काट के यानी टिकट काट के देते हैं, तो वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, मिनी कंप्यूटर का। नैनो कंप्यूटर क्या है, छोटे कंप्यूटर, छोटी चीज यूज करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर आपके होते हैं पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। देखिए मैंने कहा था ना दो आंसर क्लियर करूंगा, एक तो आपके इसी क्वेश्चन का और दूसरा आंसर होगा ये जो कि कई बार पूछा गया है। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, और पर्सनल कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर होगी बात। चलिए लास्ट में क्या है, सुपर। तो सुपर का भैया सिंपल सा मतलब है, ये क्या होता है, सुपर का मतलब बिल्कुल सुपर, ये ऐसा कंप्यूटर होता है इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं एंड ऑल। तो इसका मेन आंसर क्या हो गया भैया, तो इसका मेन आंसर आपका हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा है जिसमें कीबोर्ड होती है, माउस होता है, सीपीयू होता है और मॉनिटर होता है। मॉनिटर कहां होता है, हमारे डेस्क के सामने की तरफ, कीबोर्ड नीचे की तरफ, माउस इस तरफ। तो वही तो कह रहा है, कीबोर्ड कहां पर है, सामने की तरफ, और मॉनिटर कहां पर होगा, ऊपर की तरफ। तो क्या बन गया वो, पर्सनल कंप्यूटर, या फिर जिसे हम आसान भाषा में क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। सुना होगा आपने, बहुत लोग बोलते हैं डेस्कटॉप खरीद लिया है। डेस्कटॉप वो नहीं होता, डेस्कटॉप वो होता है जो विंडो खुलने के बाद जो पहली स्क्रीन आती है उसे हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन, लेकिन खैर इसको भी आप डेस्कटॉप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बात समझ में आ गई। द टावर पीसीज आर दोस केसेस और मेन हाउसिंग साइट ऑन अ डेस्क विद द कीबोर्ड इन फ्रंट एंड द मॉनिटर ऑन टॉप। क्लियर बात। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, माइक्रो कंप्यूटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। EEPROM स्टैंड फॉर, यानी EEPROM से क्या तात्पर्य है।
देखो एक बात आपको बता दें जरा, हालांकि अभी अपने क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा रॉम ना, उनके समझ में आ गया होगा। जो आपकी रॉम होती है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या बताया भैया? तो रीड ओनली मेमोरी, यानी एक ऐसी मेमोरी जिसे हम क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। और ये होती है मेन 3 टाइप की। कितने टाइप की? 3 टाइप की। तो पहला होता है आपका पी रोम, दूसरा आपका होता है ईपी रोम, और तीसरा आपका होता है ईईपी रोम। बात समझ में आई? कितने हो गए? 3। तो पहला कौन सा? पी रोम, दूसरा ईपी रोम, तीसरा ईईपी रोम। पहला क्या काम करता है? देखो पहले जब कंप्यूटर डिजाइन किया गया ना, तो एक बात समझ लो पहले आप, पहले इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी। आप अपने आप से ले सकते हैं। आज के अगर हम ठीक 7 से 8 साल या 10 साल पहले की तरफ जाएंगे ना, तो आपने देखा होगा जब लोग घरों में टीवी यूज करते थे, जो मॉनिटर हमारा होता है टीवी की तरह होता है, वो क्या होता था? इतना बड़ा होता था, बस जगह इतनी बड़ी चाहिए होती थी। बात समझ में आ रही है? वो कुछ इस तरीके से दिखता था। ये देखो, ये डिस्प्ले होती थी, बाकी पता नहीं क्या है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते थे सीआरटी। क्या बोलते थे? ये होता था सीआरटी कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, कंप्यूटर पतले होते गए। यानी जो पहले रैम थी उसमें डेटा से भर सकते थे, डिलीट नहीं कर सकते थे। फिर क्या हुआ? वैज्ञानिकों ने सोचा कि नहीं यार, ऐसे तो मेमोरियां खराब हो रही हैं, हमें ऐसी डिवाइस बनानी होगी जिसमें डेटा हम डाल भी सके और इरेज भी कर सकें। तो फिर उन्होंने दूसरी रैम का आविष्कार किया, वो था पी रैम। इसका मतलब था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब अगर डेटा को आपको चेंज करना होगा तो फिर क्या करना होगा? प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स का मतलब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद लेनी पड़ेगी, जैसे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, फॉक्स प्रो, एचटीएमएल, डीएचटीएमएल, कोवल, नोड, बहुत सारी होती, खत्म करते हैं। फिर आया ईपी रोम। जब टेक्नोलॉजी और बढ़ी तो उनको फिर जरूरत पड़ी ना, अब ऐसा किया जाए कि प्रोग्रामिंग हर इंसान नहीं समझता। भाई आप ही लोग समझ लो, हमें करना क्या है? थोड़ा कंप्यूटर सफिशिएंट है, पूरा प्रोग्राम पढ़ के क्या करना है? तो हम लोग यहाँ पे क्या शुरू कर दिया? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहां पर लेजर लाइट के द्वारा डेटा को डिलीट किया जाता था और फिर से डेटा को फिल किया जाता था। बिल्कुल सही बात, आप बिल्कुल सही जगह दिमाग लगा रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं सीडी की। पेन ड्राइव से पहले क्या आया था? सीडी आई थी। इसमें डेटा डालना और डालना किसमें था? लेजर पे काम करता था। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ईपी रोम। एंड नाउ थर्ड इज इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये बेस्ट एग्जांपल है आपका पीडी का। तो पीडी बोले तो पर्सनल, बिल्कुल सही है, पेन ड्राइव होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। शायद यही तो पूछा गया है। फटाफट देखो कौन सा आंसर सही है। इलेक्ट्रिकल ईच हटा दो, गंदी बात। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी सही है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो, क्योंकि गलती तब भी होती है जब क्वेश्चन हमें नहीं आता है, और तब क्वेश्चन तब भी गलती होती है जब एक नजर में हमें आंसर आता है ना, हम बहुत जल्दी टिक कर देते हैं। ऐसा मत करो। तो इसका क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर फाइनली क्लियर गाइस? तो बढ़ते देख लो, फिर से देख लो, क्लियर हो गया ना? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो को आंसर आपको डाउटफुल हो या जो एक्सट्रैक्शन में बता रहा हूं। द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज द वर्ड वॉज। क्या बात है, कितना बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। कंप्यूटर के पप्पा के बारे में पूछा जाए ना, सबका आंसर होता है चार्ल्स बेबेज। बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर पूछ रहा है पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो नंबर 1 पे यहां पे क्या दिखा है? यूनिवैक। यूनिवैक नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि ये 3rd पीढ़ी के आसपास आया था। फुगाकू होगा नहीं। अच्छा हाँ, लेकिन एक चीज और यहां पे आप ये चीज समझ सकते हैं। फुगाकू जो आपका है ना, वो लेटेस्ट वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर है। बात समझिएगा, भारत के लेटेस्ट यानी आधुनिक यानी प्रेजेंट का सुपर कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो वो है आपका परम सिद्धि AI। लेकिन जब विदेशी कंप्यूटर की बात की जाए कि विदेशों के लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो आपका है फुगाकू। ठीक, और यहां पे क्या पूछा है? पहला। तो जो इंडिया का मतलब पहला वैसे भी नॉर्मल जो कंप्यूटर था वो था इनेक। क्या था आपका? वेरी गुड, इनेक। और ये तो फिर ऑल ऑफ मतलब ही नहीं बनता। बात समझ में आ गई ना? देखो दो आंसर क्लियर हो गया यहां से। पहला कि पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था, तो वो था इनिक। और फुगाकू की जब बात आई तो फुगाकू क्या है? विश्व का आधुनिक का मतलब लेटेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, सुपर कंप्यूटर है। छोड़ो इसे, सुपर कंप्यूटर है।
ठीक है, ये फुगाकू है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ और है ना, अब जैसे यहाँ पे अगर जनरल पर्पस की बात की जाए तो जो कंप्यूटर्स आजकल हम लोग काम कर रहे हैं ना, पहले जो कंप्यूटर बनाया गया वो ये इतना सोच के नहीं बनाया गया। पहले सिर्फ नॉर्मली कैलकुलेशन के लिए ही कंप्यूटर को डिजाइन किया गया था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, चीज़ें बढ़ती चली गई। एनीवेज वो फिलहाल नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब फ्री होंगे। ओके, सिग्नल कैन बी एनालॉग और डिजिटल एंड अ कंप्यूटर दैट प्रोसेस द बोथ टाइप, क्या पूछ रहा है देखो भाई फटाफट, बोथ टाइप ऑफ सिग्नल इज नोन एज, क्या बोला, संकेत एनालॉग या डिजिटल कोई भी हो सकते हैं, तथा वे कंप्यूटर जो दो, रुक जाओ भाई गड़बड़ हो गया कुछ, चलो, दोनों तरह के संकेत को चलाता है वह जाना जाता है। अब देखो जरा, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या फिर मेन फ्रेम, बात क्या कह रहा है वो समझो। सिग्नल कैन बी एनालॉग, मतलब एनालॉग और डिजिटल। देखो इसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा तो शॉर्ट वे में मैं आपको पढ़ा देता हूं। देखिए यहां पर होता है, पहला है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो एनालॉग वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें मेजरमेंट, मतलब मापन प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब दिस कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर ओनली मेजरमेंट पर्पस, मतलब ये वह कंप्यूटर हैं जो मापन प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे थर्मामीटर, अगर हमें टेम्परेचर नापना है ना, फीवर आ रहा है, थर्मामीटर नापते हैं। स्पीड कैसे मेजर करोगे, स्पीडोमीटर से करोगे। तो ये सारी डिवाइस किसके अंडर में आती है, एनालॉग। नंबर 2 पे क्या आया, डिजिटल। तो गाइस समझना जरा, ये अल हटा दो जरा, क्या बना, डिजिट, मतलब वह कंप्यूटर जो हमें क्या सॉल्व करा दे, बिल्कुल सही जवाब है, डिजिट। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, डिजिटल कंप्यूटर। जैसे आजकल डिजिटल वॉच आ रही है, तो यार दिमाग लगाओ, अच्छा पहले जो वॉच थी आज भी समय बता रही है, बट इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस था कि इसको हम डिजिटल वॉच बोल रहे हैं। सही जवाब है, पहले सुई होती थी, टिक 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 करके घूमती थी, और आजकल क्या है, नंबर्स आते हैं। डिजिटल पूछ क्या रहा है आपसे, वो ये पूछ रहा है सिग्नल कैन बी एनालॉग और डिजिटल एंड अ कंप्यूटर दैट पर्पस द बोथ टाइप ऑफ सिग्नल इज नोन। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर आपको बताना है जिसमें ये दोनों ही काम करते हैं। तो वो कौन सा आने वाला है, बिल्कुल सही है, ये रहा आपका आंसर। इसका मतलब क्या है, हाइब्रिड। देखो ये नाम से चिल्ला के बोल रहा है कि मैं ही हूं, कैसे सुनो, HYBRID। हाइब्रिड को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं संकरण। यहां पे क्या पढ़ाया गया, संकरण। संकरण क्या होता है, तो संकरण में आपको बताया गया होगा दो यौगिकों को मिला के कंपाउंड बनता है, जैसे शक्कर और चीनी को मिला के शरबत बनता है। क्लियर ना, सर मत हिलाओ, शक्कर चीनी नहीं मिलती है, शक्कर में पानी मिला के तब शरबत बनता है। शरबत क्या होता है, एक हाइब्रिड कंपाउंड होता है, मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें दोनों की क्वालिटी होती है, मतलब वो एनालॉग का भी काम करता है और किसका काम करता है, डिजिटल का काम करता है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। क्लियर हो गया, हाइब्रिड मतलब संकरण जैसे। और ये सारे कंप्यूटर आपको मोस्टली मिलेंगे आईसीयू डिपार्टमेंट में। कहां मिलते हैं, आईसीयू में, बिल्कुल सही है। आईसीयू का फॉर्म क्या होता है, इंसेंटिव केयर यूनिट। जैसे आपने मूवी में देखा होगा ना, यहां पर इस तरीके का डिस्प्ले आता है, जो पेशेंट के पास, यानी जो मरीज होता है उसके आप सर पर लगा होता है, टीवी लगा होता है, और यहां पे इस तरीके की लाइंस आती हैं। इस लाइंस का मतलब क्या है कि सांसें अभी चल रही हैं, ठीक है। अगर ये प्लेन हो गया इसका मतलब क्या है, निकल ली है, चलो ठीक है। यहां पे क्या होता है, 45, 68 एंड 122। ये क्या है, ये आपका पल्स रेट है, ठीक है। बीपी दिखाता है, पल्स दिखाता है एंड ऑल। और ये क्या कर रहा है, हार्ट बीट को मेजर कर रहा है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो मेजर करता है वो किसका एग्जांपल, एनालॉग का, और जो डिजिट में शो करता है वो किसका एग्जांपल। तो बात ही खत्म हो गई, हो गया ना, हाइब्रिड कंप्यूटर बड़ा हो गया। Which of the following is not a form of data, ये मैं बताने वाला नहीं हूं। शायद आपको याद होगा शीट, जो पहली क्वेश्चन था ना शीट का, वो यही आंसर था, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया। वहां पूछा गया था आंकड़ों का एक पद किसमें सुरक्षित करते हैं, यहां क्या पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों का रूप नहीं है। क्या नहीं होगा, नंबर एंड कैरेक्टर, इमेज, साउंड या नन ऑफ दिस। तो यार ये तो बहुत ही आसान है, समझो। आपके फोन में क्या होता है, डाटा, यही तो होता है, ठीक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आंकड़ा, मतलब आपके फोन में पर्सनल डेटा होता है। चलो भाई पर्सनल बोल दिया, तो उस डेटा में क्या क्या होता है, रिकॉर्डिंग पड़ी होंगी, या तो आपकी कुछ पर्सनल फोटोज होंगी,
और या तो फिर आपके नंबर होंगे, फोन नंबर, मतलब आपके नहीं, आपके दोस्तों के, मित्रों के, रिश्तेदारों के फोन नंबर होंगे। तो फोन नंबर किससे मिलके बना होता है भाई? लिखा होगा जब आपने उसका नाम, तो अक्षरों में लिखा होगा, तो इंग्लिश में, तो हिंदी में। और नंबर किस में होंगे? अंकों में। तो पहला वाला क्या है? नंबर एंड कैरेक्टर। तो ये तो होने से रहा, क्योंकि क्या पूछा गया? हाँ, आंकड़ों का कौन सा रूप नहीं है, लेकिन ये तो होता है। चलो काट दो इसे। अब नंबर 2 पे कुछ आपकी पर्सनल फोटो भी होंगी, तो फोटो होंगी ना, तो ये भी नहीं हुआ। फिर आपसे क्या कहा गया? साउंड, ध्वनि। कंफ्यूज मत हो, अधिकतर बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है, और सुपर टेट में तो मोस्टली होता है। ठीक है, सुपर टेट में 5 नंबर कंप्यूटर आता है आपका अध्यापक लिखित परीक्षा में। साउंड भी होता है भैया, जो आपकी रिकॉर्डिंग है, आपके जो सॉन्ग्स हैं, आपने जो अपने फोन में स्टोर कर रखे हैं, वो भी ध्वनि तो है। तो ये भी आपका आंसर। लास्ट में क्या बचा? नन ऑफ दीस। यानी ये सभी क्या होते हैं? डेटा के ही रूप होते हैं। बात समझ में आ गया ना? चल, वेरी गुड। इससे आसान तरीका नहीं भाई। विच कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी मस्ट हेल्प टू अ टीचर? बात समझो। विच मतलब कौन सा? एक शिक्षण को पाठ योजना, हैंड आउट तथा वर्कशीट तैयार करने के लिए सबसे सहायक कंप्यूटर अनुप्रयोग कौन सा है? बताओ भाई। एक शिक्षण समझते हो ना, टीचर के लिए, मतलब टीचिंग सेक्टर के लिए कौन सा कंप्यूटर सबसे बेस्ट होता है? तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? वर्ड प्रोसेसर। क्यों? उसका बात समझो। देखो यार, सिंपल सी बात है भाई, इसमें हमने वर्ड प्रोसेसर क्यों बोल रहे हैं कि देखो यहां पे कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात की गई ना, हैंड आउट एंड वर्कशीट्स तैयार करने के लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो वर्कशीट इसमें तैयार क्या होती है? स्प्रेडशीट में। किसमें तैयार होती है? शीट में। ये क्या है? ये आपका एक्सेल का एक फॉर्मेट होता है। किसका फॉर्मेट होता है? MS एक्सेल का। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शिक्षण को पाठ योजना, हैंड आउट्स तथा वर्कशीट तैयार करने के लिए सबसे सहायक कंप्यूटर अनुप्रयोग कौन सा है? विच कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी मस्ट हेल्पफुल टू अ टीचर फॉर प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स, हैंड्स आउट एंड वर्कशीट्स? इससे पकड़ो क्वेश्चन को। शीट्स किसकी बात कर रहा है? शीट्स की बात कर रहा है। और शीट्स किसमें होती हैं? स्प्रेडशीट। देखो लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट। क्लियर? अगला क्या है? व्हाट काइंड ऑफ बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वुड बी मस्ट हेल्प टू अ टीचर? शायद वही आ गया क्या फिर से? नहीं, कुछ चेंज है इसमें शायद, रुक जाओ। व्हाट काइंड ऑफ बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वुड बी मस्ट हेल्प टू अ टीचर इन सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग अ कंप्यूटर ग्रेड बुक? अब यहां पे क्या क्लिक कराया जा रहा है? ग्रेड बुक अप्लाइड कराया जा रहा है, क्रिएट करवाया जा रहा है। एक कंप्यूटर ग्रेड बुक बनाते समय तथा बनाए रखने के समय किस प्रकार की आधारभूत अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर एक शिक्षण के लिए आवश्यक जरूरत होती है? तो यहां पे किसका यूज करेंगे भैया? तो यहां पे अब यूज करने वाले हैं हम लोग वर्ड प्रोसेसर का। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आपसे अगर कहा जाए नोट्स बनाओ, एप्लीकेशन टाइप करो, लेटर टाइप करो, या फिर थीसिस बनानी हो, थीसिस समझते होंगे जो रिसर्च के लिए यूज की जाती है, वो हम किसका यूज करते हैं? वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। If a computer provide database service to other, then it will known as? यदि एक कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो इसे के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर्स, एप्लीकेशन एंड FTP सर। FTP ना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट सिस्टम। एनीवेज बाद में बताते हैं। एप्लीकेशन सर्वर नहीं होने वाला, सिर्फ एप्लीकेशन रिसर्च होती है। डेटाबेस सर्विसेज, यहां पर किसका यूज कर सकते हैं हम लोग? वेब सर्वर या फिर डेटाबेस सर्वर। लेकिन क्वेश्चन क्या है? यदि कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सेवाएं प्रदान कर रहा है, यानी एक कंप्यूटर दूसरे को सेवा प्रदान कर रहा है, तो यहां पे किसका यूज हो जाएगा? वेब सर्वर का। बात समझ लो जरा, ऐसा क्यों होता है? एक बात बताओ, हमने अपने सिस्टम से आपके सिस्टम में कोई इंफॉर्मेशन डाली, अगर आप नियर अबाउट हैं तो हम ब्लूटूथ शेयरिंग एंड ऑल से ले सकते हैं। अगर आप काफी डिस्टेंस पर हैं, लाइक 10-5 किलोमीटर पे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? अब इस तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, तो हम किसका यूज करना पड़ता है? वेब सर्वर का। मतलब इसे लाइक हम अपने फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया? पोस्ट क्या 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेंज में कवर करता है? नहीं ना, सब देखते हैं चाहे इतनी दूरी बैठे हो। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? वेब सर्वर। अगला क्या है भैया? तो फटाक से देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनपुट इज मॉडिफाई इनटू आउटपुट बाय। अरे भाई कितना मतलब इजी क्वेश्चन है। वर्ड देखिए, पेरिफेरल मेमोरी स्टोरेज एंड CPU। अब बात समझो,
आपसे कह रहा है कि इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित कौन करता है, रूपांतरित कौन करता है। अगर हम आपसे ये कहें कि आपके पास मैंगो है, बात समझ रहे हो ना, और हमें मैंगो का जूस बनाना है, तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? बिल्कुल सही जवाब है, मिक्सी का करोगे ना भाई। उसमें मैंगो डालोगे, दूध और चीनी शक्कर जो भी डालना होता है, फिर फाइनली क्या होगा, हमें मिल जाएगा। अब यहां पर बात कर रहा है कि इनपुट को आउटपुट में कौन बदल रहा है। समझो जरा बात को। हमने यहां पर आपसे बोला 4 और 8, कितना आंसर आएगा भाई? यहां पर आया आंसर 12, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों क्या है, तो ये आपके क्या होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये आपका होता है इनपुट। अभी हमने क्या बताया, जो डाला जाता है, तो आपने क्या डाला, इनपुट। मिला क्या, वेरी गुड। निकल के क्या बाहर आया, तो निकल के बाहर आया अपने पास आउटपुट। लेकिन ये आउटपुट भैया डिपेंड किस पे है, फटाफट बताओ गाइस। तो ये आउटपुट डिपेंड करता है आपकी प्रोसेसिंग पर। किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है प्रोसेसिंग पर, ठीक। और नहीं मानते हो तो देखो जरा एग्जाम, हमने मान लो यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या इसका आंसर सेम रहेगा क्या? इसका आंसर तब सेम नहीं रहने वाला। तब इसका आंसर कैसा होने वाला है, देखो जरा, अभी हम दिखाते हैं एक बार। अब मान लो जैसे हमने यहां पे लगा दिया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, 8 चक्कू 32, सही बात है भाई, बात समझ में आया। 8 4 जा 32, यानी 8 चक्कू 32। चलो, किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोसेसिंग पे। तो इन तीनों में प्रोसेसिंग रिलेटेड कौन सा है, सीपीयू। क्यों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिल्कुल सही है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी पूरे कंप्यूटर का एक ऐसा सेंटर होता है प्रोसेसिंग यूनिट का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीपीयू। तो भैया इनपुट को आउटपुट में कौन कन्वर्ट कर रहा है, तो वो है सीपीयू। क्लियर। चलो अगला देखते हैं भाई, आई थिंक लास्ट तो नहीं है। चलो, द टर्म GIGO इज रिलेटेड टू, थोड़ी सी बुद्धि घूमी होगी कि इजी में एकदम सही तहलका बेलका कहां से आ गया। तो गाइस सुनो जरा, GIGO होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज बोले तो कचड़ा, अबे कूड़ा, वही डस्टबिन वाला। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो भैया एक बात बताओ, जब गार्बेज इन गार्बेज करवा रहे हो, कूड़े कचरे की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात इसमें से कौन सा आंसर ही होगा, शुद्धता, स्वचालन, विविधता, लचीलापन, क्या हो सकता है बताओ। यानी एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक, वेरासिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर रियलिटी एक्यूरेसी सेक्शन। किसके लिए यूज करेंगे, एक्यूरेसी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी। आगे बढ़ता है, द कंप्यूटर फंक्शन लाइक एंड इन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। एक कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन में एक कंप्यूटर की भांति काम करता है। क्या काम करता है, असिस्टेंट, लर्नर, टीचर या टाइपराइटर। तो यहां पे इसका आंसर क्या होने वाला है, असिस्टेंट। तब कहोगे कैसे, अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात समझना जरा। जैसे मान लो घर से ही लेते हैं, टीचर की बात तो वैसे जो आज्ञाकारी होते हैं वही मानते हैं। मान लो आपसे टीचर ने कोई काम कहा करने के लिए, जैसे लाइक मान लो हमने आपसे पूछा 2 + 2 कितना हुआ, आपने तो आंसर किया 4, वेरी गुड। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं 4 8 7 2 मल्टीप्लाई 3 4 8 6, बताओ कितना आंसर आएगा। तुरंत दिमाग में क्या आया, कैलकुलेटर। आपने क्या कैलकुलेटर उठाया, उसमें नंबर ठोके और जैसे मल्टी इक्वल का साइन दबाया, आपके सामने आंसर आ गया। असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है ना। असिस्टेंट क्या होता है, यानी वह पर्सन जिससे अपना काम करवाते हैं, वो हमारा क्या होता है, असिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे यही तो बोल रहा था, एक कंप्यूटर असिस्टेंट सेक्शन में एक कंप्यूटर के द्वारा काम करता है, तो कौन काम करता है, असिस्टेंट। चलो आगे, ग्राफिक्स इमेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन आर मेड अप ऑफ मैनी टिनी डॉट्स। रुकना जरा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें अंडरलाइन कर लेते हैं। मैनी टिनी डॉट्स नोन एज, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर बने ग्राफिक्स, चित्र छोटे छोटे डॉट से निर्मित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। मतलब समझ रहे हो ना, यानी एक फोटो है अगर या फिर एक डिस्प्ले है, तो उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। आपने कोई नोटिस किया होगा कभी, से किसी पिक्चर को लो, उसको जूम करो, जूम करने से क्या होता है, अगर अच्छी क्वालिटी की पिक्चर होगी, यानी ज्यादा MB की पिक्चर होगी, तो ज्यादा जूम करने फटती नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट दिखने लगते हैं। बट अगर थोड़ा लो क्वालिटी की इमेज होती है ना, तो ब्लर होने लगती है, धुंधलापन आने लगता है। ऐसे ही आपके घर में टीवी होगी, आप टीवी को जरा बहुत पास से जाके देखो, तो जब बहुत पास जाके देखोगे ना, आपको समझ में आएगा छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं। ये देखो, मैं ऐसे दिखाता हूं, ये ना छोटे छोटे से पॉइंट बने होते हैं,
इन छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर ही हमारी टीवी बनी होती है। ये दूर से समझ में नहीं आता, पास समझ में आता है। इनको बोलते क्या है? तो ये हमारे होते हैं डीपीआई। क्या होते हैं? डीपीआई, यानी डॉट पर इंच। और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्सल। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रही है? इसीलिए आप लोग जब HD क्वालिटी इमेज टीवी लेने जाते हो ना, इसमें 4K चल रहा है, इसमें जो ट्रेंड चल रहा है ना, HD का पुराना हो गया, अब 4K टीवी आ रही है, तो उसमें क्या है ना, पिक्सल का खेल है गाइस। पिक्सल का मतलब जिसमें ज्यादा जितने पिक्सल होंगे, जिसके इमेज रेजोल्यूशन इसे बोलते हैं। हालांकि इतना समय नहीं है, लेकिन थोड़ा बता रहा हूं लिटिल बिट क्या होता है। इमेज रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक पिक्चर में ज्यादा से ज्यादा ठूस ठूस के जो आपकी क्या होते हैं, डॉट्स यानी पॉइंट्स जो मैंने बताया, वो भरे जाते हैं, वो आपके होते हैं पिक्सल। जैसे एक आप ओप्पो का फोन ले लो, 25 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, आप उससे एक फोटो खींचो। हमने आप फोटो किससे खींची? ओप्पो से। ठीक, मान लो इसकी जो मैंने फोटो खींची ना, वो 3.5 MB के आसपास आ गई। यहीं पर अगर आप आईफोन या सोनी, आईफोन ले लेते हैं, चलो आईफोन का कैमरा ले लो, ठीक है। अब आईफोन का कैमरा होता है 3 या 4 मेगापिक्सल का, जो अच्छी क्वालिटी के होंगे। अगर 4 मेगापिक्सल के कैमरे से अगर आपने फोटो खींच दी ना, तो फोटो तकरीबन गिरेगी जाके 6.5 MB के आसपास की। अब बात समझ रहे हो? इसका 25 मेगापिक्सल, उसका 4 मेगापिक्सल। और जब गाइज आप ये चीज तो आप भी जानते हो कि हमसे ज्यादा तो फोन आप पे चलाते होगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यानी 6.5 मेगापिक्सल की पिक्चर्स को जो हम जूम करते हैं, वो इजीली नहीं फटने वाली। उसे जितना आप जूम करोगे ना, वो और उतना क्लियर दिखाई देगा। लेकिन बट इसमें क्या होगा? ब्लर हो जाएगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस आया? बिल्कुल सही बात है। इसके पॉइंट्स बहुत ज्यादा ठूस ठूस के भरे गए, और इसमें क्या हुआ है? काफी ज्यादा बाहर की तरफ। जैसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं गाइस, ठोस, द्रव एंड गैस। गैस के जो मॉलिक्यूलर होते हैं ना, बहुत दूर दूर होता है, इसीलिए उसे पकड़ नहीं सकते। देखो हर जगह गैस चली, समझ में नहीं आती। बट वाटर यानी लिक्विड क्या होता है? द्रव का, द्रव में अणु थोड़े पास पास आ जाते हैं, इसलिए पानी दिखता है, हम इससे स्टोर कर सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, बट रोक नहीं सकते। अब तीसरी चीज आती है ठोस। ठोस में क्या ना, अणु बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होते हैं, और जितने ज्यादा कंजेस्टेड होते हैं, जाहिर सी बात उसे ब्रेक करना आसान नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया भैया? पिक्सल। एनीवेज, एडोब फोटोशॉप इज वाइडली यूज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। कुछ ज्यादा ही जल्दी कर, हाँ सही कह रहे हो, ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। एडोब फोटोशॉप इज वाइडली यूज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग। मतलब आपको ये बताना, जो एडोब फोटोशॉप को बनाने तथा संपादित करने वाला एक बेहद रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम है जो फोटोशॉप पे बनाया जाता है? डेटाबेस, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट या फिर प्रेजेंटेशन? क्लियर? पहले बात समझो रहा, पूछ क्या रहा है? फोटोशॉप, यही तो पूछ रहा ना। आओ जरा, देखो जरा क्या पूछा गया, हटाओ इसका, फोटोशॉप पूछा गया। यहां पे हमने लिखा फोटो, यहां लिखा शॉप। अब इसको जरा फटाफट संधि विच्छेद करो, कुछ नहीं, ये हो गया फोटो और ये धन शॉप। फोटो का मतलब क्या होता है? पिक्चर। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हो गया पिक्चर। और शॉप मतलब क्या हो गया? दुकान, यानी पिक्चर्स की दुकान। तो इतना तो हम भी जानते हैं कि जब पिक्चर्स पर एडिटिंग की जाती है ना, उस पर ग्राफिक्स अप्लाई किया जाता है, ना ही उस पर प्रेजेंटेशन अप्लाई होता है, ना ही डाटाबेस होता है, नॉल। क्योंकि हमें पता है प्रेजेंटेशन का प्रयोग कहां पर करते हैं? पीपीटी में। और पीपीटी बोले तो पावर पॉइंट, सिंपल। इसका यूज किस लिए करते हैं? पावर पॉइंट में। स्प्रेडशीट अभी जस्ट हमने पढ़ा, किस में यूज करते हैं? एक्सेल के लिए। तो बच्चा आंसर क्या है? ग्राफिक्स। क्लियर हो गई बात? यानी फोटो पर एडिटिंग करना हो, यानी ग्राफिक्स इफेक्ट डालना हो, तो किसका यूज करते हैं? एडोब फोटोशॉप का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया फटाफट। एक मिनट गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, एक मिनट टिक क्लिक क्लियर कर लेते हैं। किस पे थे हम लोग? ये क्वेश्चन हो गया। इंफॉर्मेशन इज वेरियस मीडिया दैट इज ऑर्गेनाइज इनटू लिंक नोट्स, और इंफॉर्मेशन इज नोन एज। विभिन्न मीडियाओं को सूचना, जो कि सूचना के संबंधित नोट्सों से गठित दिया जाता है। किस में दिया जाता है? आपका है ऑथेंटिकेटिंग सॉफ्टवेयर, हाइपरमीडिया, मल्टीमीडिया या स्प्रेडशीट। देखिए बात समझिएगा, इंफॉर्मेशन इज वेरियस मीडिया की बात कर रहा है, मतलब एक ऐसा मीडिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन इनटू लिंक नोट्स और इंफॉर्मेशन इज नोन एज। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? हाइपर मीडिया। देख लो, मैं एक बार दिखा दे रहा हूं आपको।
इसका आंसर क्या होगा? हाइपर मीडिया। आगे बढ़ते हैं। कैन यू टेल व्हाट passes into and out from the computer via its ports? मतलब जो पोर्ट्स होते हैं ना, उन पोर्ट्स में क्या कर रहा है? क्या आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर अपने पोर्ट्स के द्वारा क्या चीजें अंदर बाहर करता है? तो डेटा यानी आंकड़े, ठीक है, बाइट्स, ग्राफिक्स या पिक्चर्स। बहुत आसान क्वेश्चन है बट दिमाग जरूर लगेगा, छोटा सा। डाटों का क्या आदान प्रदान करता है? या बाइट्स का करता है, या फिर ग्राफिक्स का करता है, या फिर पिक्चर्स का करता है। बाइट क्या होते हैं? डेटा। बात समझना जरा, कुछ लोगों के दिमाग में बात चल रही होगी क्योंकि ऐसा लोग करते भी हैं, वो लोग बाइट्स पे लगा देते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, जो डेटा है ना वो किस में स्टोर हो रहा है? लेकिन डेटा स्टोर हो रहा है बाइट में। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है? क्या चीजें अंदर बाहर करता है? तो वो क्या चीज अंदर बाहर कर रहा है? डेटा को। वही तो करता है ना। आप कैलकुलेटर में 2 + 2 डालते हो तो 4 मिलता है। डाला क्या? 2 + 2, निकला क्या? 4। अंदर बाहर कर रहे हो ना, क्या हो जाएगा? डेटा। लेकिन यहीं पर अगर आपसे ये पूछ लेता कि जो पोर्ट्स हैं वो किस लैंग्वेज में या किसके रूप में डेटा को अंदर बाहर या सुरक्षित करता है, संग्रहित करता है, तो हम किसका यूज करेंगे? बाइट का। क्लियर हो गया गाइस? आगे बढ़ते हैं। शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है वैसे मेरे हिसाब से, देख लेते हैं फिलहाल। ओके, एक और आ गया। द वर्ड लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। बताओ भैया जरा, कंप्यूटर की शब्द की लंबाई को मापा जाता है कितना? अब क्या कहें यार, देखो, केजी, मिलीमीटर, मीटर्स या बिट्स। इसका आंसर मैं आप पे छोड़ रहा हूं, इसको आंसर आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है। इसका मैं आंसर नहीं बताने वाला क्योंकि ये आंसर पहले को, मैं हिंट जरूर दे रहा हूं आपको, पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था सेम उसी तरीके से, बट चेंज इसने क्या किया है? तो चेंज यहां पर ये कर रहा है क्या? कंप्यूटर की शब्द की लंबाई पूछ रहा है और वहां पे क्या पूछा था? डेटा को किसमें सुरक्षित करते हैं। और ये आंसर आपके लिए इसमें मैं नहीं बताने वाला। आगे बढ़ता है गाइस, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका कोई शीट क्वेश्चन नहीं बचेगा। बचा हुआ, रुक जाओ। अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स आर रिफर्ड टू एज होमो सैपियंस। मनुष्य का होमो सैपियंस कहा जाता है। जो साइंटिफिक नेम होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? होमो सैपियंस बोला जाता है। बट यहां पे क्या पूछ रहा है? सिल्को सैपियंस। बताओ भैया जरा, सिल्को सैपियंस किसका नाम होता है? देखो, मॉनिटर का, हार्डवेयर का, रोबोट का या कंप्यूटर का? तो जो सिल्को सैपियंस नेम होता है ना, वो हमारा कंप्यूटर का ही वैज्ञानिक नेम होता है। क्या होता है? वैज्ञानिक नेम। अगर किसी के दिमाग में ये बात आ रहा है ना, इसे कुछ क्लासेस में, कई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाया गया होगा कि जो कंप्यूटर वर्ड है वो कंप्यूट शब्द से आया। तो देखो, वो वर्ड आया है ना, इसलिए कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर शब्द की बात हो रही है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिल्को सैपियंस। बात समझ में आ रहा है? ठीक। और जो कंप्यूटर शब्द है ना, वो कहां से आया? कंप्यूट से। कंप्यूट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कंप्यूट शब्द आपका लिया गया है, देखो मैं लिख दे रहा हूं, कंप्यूट जो शब्द है ना, वो आपका लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। किस भाषा से लिया गया है? ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्लियर हो गई बात? चलो भैया। The time during which a job is processed by the computer is, वह समय जिसके दौरान एक कंप्यूटर द्वारा काम किया जाता है वह डिले टाइम, रियल टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम या डाउन टाइम। फिर समझो यार, वह समय जिनके द्वारा एक कंप्यूटर द्वारा काम किया जाता है क्या लेता है? एग्जीक्यूशन टाइम होता है। कैसे होता है वो समझ लो जरा शॉर्ट में भैया। सिंपल सी बात है ना, आपने डेटा को भेजा, वहां से आपको डेटा को मिला, तो जो बीच में समय लगता है ना, वो हमारा क्या होता है? एग्जीक्यूट करता है। प्रोग्रामिंग भाषा में ये जो समय बीच में लग रहा है ना, इसको एग्जीक्यूशन टाइम बोला जाता है। हाँ, जो लोग बिगनर हैं, जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा नया होगा। बाकी जो लोग कंप्यूटर पढ़ चुके हैं उनके लिए बिल्कुल इजी है। ठीक है, कि यहाँ पे इसका नेम क्या होगा? इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम, यानी क्रियान्वयन। मतलब जो क्रिया हो रही है ना, उसके वयन में जो टाइम लगा वो क्या होता है? एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खत्म हो गया। एनीवेज गाइस, तो आज की क्लास फिर यहीं तक, एंड थैंक्स फॉर ज्ञान कोचिंग सेंटर को विजिट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय।